गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स का है। नया टॉपिक है, ये क्लास में भी आपके नहीं हुआ था। फ्लक्स, और फ्लक्स कौन सा पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स ये एक्चुअल में बेटे एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? फ्लो। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? फ्लो होता है। फ्लो किसका होगा? यहां पर फ्लो होगा एनर्जी का। फ्लो किसका रहेगा? एनर्जी का फ्लो होगा। बेटे जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं। अपने साथ क्या कैरी करती हैं? एनर्जी कैरी करती हैं, एनर्जी लेकर जाती हैं, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एरिया है। इस एरिया के अंदर से ये लाइन पास हो रही है, ये एनर्जी फ्लो हो रही है। ये यहाँ से, ध्यान से, ये यहाँ से एनर्जी आई, ये एनर्जी आई, इस एरिया के थ्रू फ्लो हो गई, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इधर से एनर्जी आई, ये एनर्जी इधर से आई, ये फ्लो हो। अगर मैंने इस एरिया को थोड़ा टिल्ट किया तो यहाँ से जो एनर्जी जा रही थी, क्या वो इस एरिया से पास हुई? नहीं हुई। क्लियर हुआ? तो एनर्जी, ये जो फ्लक्स है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ठीक है। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? हमारा फ्लक्स रहेगा। सेकंड बेटे, यहाँ पर फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया। एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? सपोज यहां से ये एनर्जी आई, ये 5 लाइंस हैं, ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के थ्रू पास हो गई, इस एरिया के थ्रू पास हो गई। अब अगर मैं सपोज इसका आधा एरिया ले लेता हूँ, छोटा एरिया ले लेता हूँ, स्मॉल एरिया लिया, जैसे ये स्मॉल एरिया ले लिया मैंने। इस स्मॉल एरिया के थ्रू केवल 3 ही लाइन पास हो रही हैं। ये देखो, केवल 3 लाइन पास हुई, 2 लाइन नहीं गई। बट अगर एरिया ज़्यादा है, तो ये 5 की 5 लाइन पास होंगी या नहीं होंगी? तो फ्लक्स 2 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करने लगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी रहेगी। दूसरा फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड बेटे, ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल। तो एंगल से पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ड्यूरिंग डेरिवेशन वी कंसिडर इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक एरिया है, ये सपोज 4 है,
और इधर की साइड कितनी है 5 है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ होगा। तो 4 एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हमारी क्या होगी आई, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगी 5j। आई क्रॉस जे क्या होता है बेटी, आपको ध्यान होना चाहिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो ये 20k, और k किसको, i अगर x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, j y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, तो k किसको रिप्रेजेंट करेगा z एक्सिस को। तो इसकी डायरेक्शन इधर आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी। तो जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगे हम उसमें कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एरिया नॉर्मल, दिस इज एरिया नॉर्मल। एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया नॉर्मल इज आउटवर्ड, एरिया नॉर्मल किधर रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। कोई भी सरफेस ले लो, आपने इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस सरफेस पर जब आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये एरिया, इस पे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, दिस इज योर एरिया नॉर्मल। क्लियर। अब जैसे किसी स्फेयर के ऊपर करना है एरिया नॉर्मल ड्रॉ, ये स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर एरिया नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे हम, अर्थ किस शेप की है, अर्थ स्फेरिकल शेप की। उसका एक छोटा सा पोर्शन कैसा होता है, आप जहाँ पर खड़े हो वो क्या है, आपका रूम कैसा है, फ्लैट है। तो स्फेयर है या फ्लैट है, तो एक छोटा सा एरिया बेटे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक छोटा सा एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो फ्लैट है, ये फ्लैट है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, हम इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। इसे ज़्यादा एरिया नॉर्मल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, बट ड्यूरिंग डेरिवेशंस एरिया कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा। और सिंप्लिसिटी के लिए हम हमेशा इसकी डायरेक्शन को कैसा ले लेते हैं, आउटवर्ड ले लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन हम इसकी मान लेते हैं। क्लियर हुआ, ओके। तो हम पढ़ रहे थे फ्लक्स। तो फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, एक तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी इस एरिया के अंदर से, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी, या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उतनी ही एनर्जी यहाँ से पास होगी। दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इस एरिया के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल सकती है, बट ये जो छोटा सा एरिया हमने लिया है इसके अंदर से बहुत कम एनर्जी निकलेगी। क्लियर। फिर थर्ड डिपेंड करता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा ये देखना है, अभी आपने बताया था सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे ये जा रही है, मीन्स एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है। सामने ये एरिया, एरिया का नॉर्मल अभी बताया था, ये क्या हो जाएगा एरिया का नॉर्मल। तो ये एनर्जी इसके अंदर से फ्लो हुई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल। थीटा कितना बना, एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया नॉर्मल, इनके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर सारी की सारी एनर्जी फ्लो हो गई। मैंने इस एरिया को टिल्ट किया ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऐसे ही जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही है, ये एनर्जी जा रही है। क्या इस एरिया से कोई एनर्जी पास हुई, कोई एनर्जी पास नहीं हुई। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब एरिया नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का।
तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है 0 पर मैक्सिमम और 90 पर मिनिमम? वो है हमारी कोस थीटा। तो फ्लक्स का टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा। फ्लक्स इज E A cos theta, where E is the magnitude of electric field, A is the area, cos theta is the angle between. Cos theta क्या है? Theta is angle between electric field and area normal. Electric field and area normal. क्लियर हुआ बेटे? फ्लक्स क्या बताया? एक एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना बड़ा एरिया होगा। अब इस बोर्ड के अंदर से देखना, ये छोटा सा पोर्शन लिया, यहाँ से तो 2-3 लाइन पास हुई, यहाँ से तो थोड़े 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है। इसको नोट करो बेटे। जो भी प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं 9671132106 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करते हैं। फ्लक्स जो है हमारा, फ्लक्स कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। फ्लक्स जो है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फ्लक्स 0 कब होगा? जब फ्लक्स 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। कोस 90 0, सॉरी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलकर फ्लक्स का हम दूसरा टॉपिक भी करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अगर थीटा 90 तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। दूसरी चीज, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा कितना हो? लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि इस टाइम पर 0 से 90 तक कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थीटा फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री से ज्यादा। कैसे? ये हमारा एरिया नॉर्मल है, ये एरिया नॉर्मल है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही हैं। तो एक डायरेक्शन तो ये हो गई लेफ्ट हैंड की, सॉरी राइट हैंड की, एक डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की हो गई। दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट, माइनस का साइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? कितना एंगल बनेगा? कोस 180। कोस 180 क्या होगा? -1 होगा। तो फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है। फिर भाई इसके बाद यूनिट, अगर आपको यूनिट बनानी है तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, फोर्स न्यूटन कूलम, और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो फ्लक्स की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम
न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर रहेगी। या फिर दूसरी यूनिट हम जो फ्लक्स की बनाएंगे वो होगी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये आगे जाकर आपको समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूँ बेटे, E इज इक्वल टू एक होता है dV बाई डी आर, वेयर V इज द पोटेंशियल एंड R इज द डिस्टेंस। और ये CBSE बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो किसकी यूनिट होती है, ये एक बार CBSE बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था। E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। ये देखो E की तो क्या हो जाएगी वोल्ट मीटर, एरिया की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। दिस इज आवर वोल्ट मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझे बेटे। और अगर इसकी डायमेंशंस आपको लिखनी है तो डायमेंशंस के लिए आप यहाँ पर यूज करोगे M, L, T, और क्योंकि यहाँ पर करंट रहेगा इसलिए A, M1, L3, A-1 और T की वैल्यू -3 आएगी। डायमेंशंस आपने क्लास 11th में कैलकुलेट किए भी होंगे, M1, L3, T-3, A-1। तो ये फ्लक्स था भाई, क्लियर हुआ। आप इसको नोट करो। नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक और करते हैं हम, इसी को कंटिन्यू करके फ्लक्स कैलकुलेट करने का ही मेथड है हमारा, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट करने का ही मेथड है गॉस थ्योरम। कर दे, मिटा दे। बेटे ये टॉपिक फर्स्ट टाइम हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लक्स कैलकुलेट करना बताया। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लक्स की कैलकुलेशन बताई फॉर क्लोज्ड बॉडी, क्लोज्ड बॉडी के लिए। क्लोज्ड बॉडी मतलब बंद, चारों तरफ से बंद हो, ओपन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या बताया कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed in a body, total charge enclosed in a body, flux is 1/ε0 times total charge enclosed in a body। ध्यान से बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर CBSE बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स 99% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज रख दिया, इस स्फीयर के अंदर क्या रख दिया हमने क्यू चार्ज रख दिया। क्यू चार्ज रख दिया तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा 1/ε0 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई टोटल चार्ज एनक्लोज, टोटल चार्ज जो बंद है, बंद कितना है क्यू, तो ये कितना हो जाएगा क्यू बाई ε0। दिस विल बी क्यू बाई ε0। अगर आप यहाँ पर 2Q रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2Q बाई ε0। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, चार्ज जो है इनसाइड होना चाहिए, चार्ज अंदर होना चाहिए।
कहीं भी हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन। फ्लक्स लोकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ चार्ज अंदर होना चाहिए। ये 2 क्यू चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बट ये चार्ज इस एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये आपका रूम एक एनक्लोज्ड बॉडी मानो, गेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, तो जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो अंदर होना चाहिए रूम के, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, कितना भी बड़ा रूम हो, फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी। रूम के डायमेंशन शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ एनक्लोज्ड बॉडी। It does not depend upon the shape and size of enclosed body। ये enclosed body के शेप साइज के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है। क्लियर है? अच्छा, नोट करो। आउटसाइड चार्ज, थर्ड पॉइंट, आउटसाइड चार्ज does not affect the flux, does not affect the flux। जो बाहर का चार्ज है वो इस फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। देखो, इन्हीं 3 पॉइंट्स का यूज करके हम बार बार में करते हैं। ये एनक्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर 2 क्यू चार्ज यहाँ पर है, क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो कितना रहेगा? 2 क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर हमें देखना है। दिस इज 3 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर 5 कूलम चार्ज रख दिया, 5 क्यू चार्ज रख दिया, तो फ्लक्स कितना होगा? तो भी फ्लक्स बेटे 3 कूलम होगा, क्योंकि अभी बताया है आपको आउटसाइड चार्ज जो है वो फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, पॉजिटिव से आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस एरिया से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है, तो यहाँ से इस चार्ज की तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केवल और केवल चार्ज इनसाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, आउटसाइड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो और करते हैं। अगर डाइपोल है, एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर डाइपोल है, तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा 0, क्योंकि डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, टोटल चार्ज बताया था आपको, टोटल चार्ज कितना है इनसाइड दिस क्लोज बॉडी? प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल 0, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 0। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन बेटे। अब 2 सरफेस दे दी, इसके अंदर तो सरफेस फर्स्ट है, इसमें क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, 2 क्यू चार्ज ले लिया हमने।
फ्लक्स थ्रो S1 कितना होगा, फ्लक्स थ्रो S1 के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको। तो बेटे अभी बताया चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा और उस चार्ज पे डिपेंड करेगा जो कि एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर है। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है, S1 के अंदर तो चार्ज Q है, तो फ्लक्स थ्रू S1 कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें पूछ ले फ्लक्स थ्रो सेकंड सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स रहेगा, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तो Q इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देखो आप, ये 2Q और ये Q, इस सरफेस के अंदर S2 के अंदर टोटल कितना चार्ज है, 3Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। और एक चीज, फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एनक्लोज्ड, मीडियम ऑफ एनक्लोज्ड बॉडी, मीडियम ऑफ एनक्लोज्ड बॉडी। इस एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर क्या मीडियम आपने रखा हुआ है, क्योंकि अगर मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हमारी चेंज होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो आज हमने देखा बाहर का चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, बाहर के चार्ज के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, अनसाइड पर डिपेंड करेगा। कल हम करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक, अगर ये चार्ज ऑन द कॉर्नर या एनक्लोज्ड बॉडी के एज के ऊपर हो, ठीक है, अंदर तो कहीं भी हो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, आउटसाइड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर ऑन द लाइन हो तो क्या होगा, टुमारो वी विल डिस्कस इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेटे इसके नोट्स जरूर बनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।